हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आपका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। हम हरियाणा सीईटी के मॉक टेस्ट कर रहे थे और हमने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है और आप फीडबैक दिया करो। हर टेस्ट के जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें आपने फीडबैक देनी है कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और कोई भी कमी आपको लगती है, ठीक है, किसी भी चीज में जो है सुधार आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखा करो कि सर इस चीज की कमी रह गई थी, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम पूरी करें, ठीक है। तो मैथ हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम रीजनिंग भी जल्दी जल्दी करेंगे। मैं जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी फुल जितना भी सिलेबस है उसकी रिवीजन हो जाए। और अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा के भी एग्जाम में जाओगे ना तब भी आप 100% स्कोर कर सकते हो मैथ में और रीजनिंग में। यानी आपके 30 में से 30 नंबर, हमारी कोशिश है 30 में से 30 नंबर लाने की। तो बस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और कोई भी परेशानी हो, कोई भी ये ना पता चल रहा हो कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आपका अच्छा स्कोर आएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। बस आप पढ़ते रहिए और मेहनत आपने करनी है। देखो हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना और करवाना है। तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आपने भी हमारे साथ मेहनत करनी है। तो एक दिन आप यहाँ से आप धीरे धीरे ये जो मेरे साथ जो बेसिक तैयार कर रहे हो ना, आप अभी चलना सीख रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब दौड़ना सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको दौड़ना सिखाना है हमने। आपको ये लग रहा होगा कि तो आसान है, ये है, पर यही चीज जब आप धीरे धीरे चलना सीखोगे ना तो एक स्टेज यहाँ वाली आएगी, यानी आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा, चाहे वो बैंक पीओ का ही क्यों ना हो, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट के पेपर ही क्यों ना हो, आपको बहुत इजी लगेगा वो, है ना। एसएससी में तो बहुत इजी आता है, रेलवे में थोड़ा फिर भी टफ आ रहा है आपकी बार। अदरवाइज जो है एसएससी और रेलवे का सेम ही रहता है। एसएससी में तो अब बहुत इजी डालने लग गए वो, वरना एसएससी में एक बार ऐसा पेपर आ गया था बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम, है ना। हमारा क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 कारों की जो गति का अनुपात है वो 2:3:4 है। 2:3:4 है। 3 कारों की गति का अनुपात है ये, और एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। अच्छा, आपने ना एक बात ध्यान रखनी है, सुनो ध्यान से। देखो आपको यहाँ पे ना स्पीड, गति दे रखी है, गति का रेशो, गति कह लो चाहे स्पीड कह लो एक ही बात है। आपको 3 कार हैं अलग अलग, उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है, उनकी गति का रेशो दे रखा है। ये आपको उनके टाइम का रेशो पूछा है, आपको उनके टाइम का यानी समय का रेशो पूछा है कि समय का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ, स्पीड और टाइम ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो, अच्छा ये बात जानते हैं सारे के स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, यही होता है। यानी जो मेरे पास जो स्पीड है यानी गति है वो किसके बराबर होती है, ये बात हम जानते हैं। ये दूरी, दूरी बटे समय के बराबर होती है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो गति और समय यानी कि जो स्पीड और टाइम है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, असमानुपाती होता है। हिंदी में असमानुपाती बोलते हैं इस बात, यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, असमानुपाती होते हैं? कब, जब डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। अगर दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में प्रूव करके बता दूंगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये एक दूसरे के उल्टे क्यों है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, तो अगर ये एक दूसरे के उल्टे हैं इस बात का मतलब ये है भी कहीं मान लो आप अपने घर से किसी कॉलेज में जा रहे हो, आप अपने घर से कॉलेज में जा रहे हो, रोज जा रहे हो, है ना। अच्छा आपके घर से कॉलेज तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा रोज। मान लो आप अपने स्कूटी से वहां से निकले और आपकी स्पीड 60 थी। कितनी स्पीड थी, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये बात हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो स्पीड गुना टाइम होता है, ये बात हम जानते हैं। मान लो आपके घर से कॉलेज तक का जो डिस्टेंस है, कॉलेज तक का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, और आपकी जो स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको कितना टाइम लगेगा फिर कॉलेज पहुंचने में? अगर 40 की स्पीड है और 120 किलोमीटर आपने जाना है तो आपको 3 घंटे लगेंगे। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करते हो तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे आपको कॉलेज पहुंचने में। अच्छा अगले दिन क्या हुआ कि आपने अपनी स्पीड ना बढ़ा ली,
आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, यानी कितनी 40 से 60 कर ली। अच्छा डिस्टेंस आज भी आपने सेम ही कवर करना है, डिस्टेंस आज भी आपने सेम ही कवर करना है, यानी 120 ही कवर करना है। तो मुझे बताओ कि अब कितना आपको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपको। तो आप बोलोगे भाई अब मेरे को 2 घंटे लगेंगे, अगर 60 की स्पीड है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की अगर मेरी स्पीड है, तो फिर मुझे 2 घंटे लगेंगे सेम दूरी डिस्टेंस का, सेम दूरी तय करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। अच्छा जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो निकाल के देखो, आप स्पीड का रेशियो निकाल के देखो, स्पीड का रेशियो निकाल के जब आप इसे 20 पे काट लो, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, यानी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आ गया। तो आप बोलोगे 2:3, 2:3 का आ गया। अच्छा टाइम का रेशियो, टाइम को काट लो तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे तो 3:2 आ रहा है। तो आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो, देखो ध्यान से, आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो, यानी जो स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड 2:3 है तो टाइम 3:2 है, यानी उल्टा है। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं कब, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यानी पहले जितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे अब भी आप उतनी कवर कर रहे हो। तो बस यानी मैंने आपको यही बात बतानी थी, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ये सीईटी प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल ही पूछा हुआ है, तो आपको सिर्फ यही तो पता करना था कि भाई मुझे स्पीड, मुझे जो है स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 कारों की, और मुझे उसके टाइम का रेशियो निकालना है। तो फिर सीधा उल्टा कर देंगे, इसका सीधा उल्टा कर देंगे। पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मान लो ये दो आपको इस तरह से दिया होता, 2 कार है उनका रेशो दिया होता स्पीड का, तो टाइम का रेशो तो आप मुझे उल्टा करके बता देते, सीधा सीधे के सीधे ऐसे बता देते, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे स्पीड ना 3 वेरिएबल में दे रखी है, अगर स्पीड 3 वेरिएबल में दे रखी है ना, तो फिर हम कैसे करेंगे, अगर स्पीड 3 वेरिएबल में दे रखी है तब आपने क्वेश्चन में हाइड मेथड लगाना है, हाइड मेथड, हाइड मेथड। अब हाइड मेथड क्या होता है, आप पहले वाले को हाइड कर लो यानी छिपा लो, पहले वाले को छिपा लो, तो जो भी बचा उसकी गुणा कर दो, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 × 4 = 12, ठीक है। अच्छा फिर बीच वाला छिपा लो, बीच वाला छिपाओगे तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले को छिपा लो तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। अच्छा क्या ये किसी पे कट रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई 2 पे कट रहे हैं सारे के सारे, तो 2 पे काट देंगे, तो 6, 4 और 3, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, यानी टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हाइड मेथड लगा देंगे, हाइड यानी छिपाने वाला मेथड, ठीक है। तो हाइड मेथड लगा देंगे, यानी पहले वाले को आपने, आपको अगर स्पीड का रेशियो 3 वेरिएबल में दे रखा है, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए वहां पे हम हाइड मेथड यूज करते हैं। तो पहले को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसकी गुणा कर दो, फिर दूसरे को हाइड कर लो, फिर तीसरे को हाइड कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6, 4, 3 हमारा आंसर है, यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई जो भी हमारा आंसर होगा ना, जो भी हमारा आंसर होगा वो हम सीधा हाइड मेथड लगा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का टाइम का दे रखा होगा तो स्पीड आ जाएगा, स्पीड दे रखा होगा तो टाइम आ जाएगा। अच्छा ये कैसे पता चला कि यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला है कि एक सी दूरी, एक सी दूरी बोला है ना उसने, एक सी दूरी उसने बोला है, एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा, यानी दूरी सेम है, दूरी सेम है। अगर दूरी सेम है तो स्पीड का रेशियो जो दे रखा है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। बात सबको क्लियर है, तो फिर लिख लो, इसे नोट कर लो।
देखो मैं न्यू कह रहा था नु कि कभी भी अगर मान लो स्पीड दे रखी मान लो तीन वेरिएबल में ना, तीन वेरिएबल में कभी भी स्पीड दे रखी हो ना, तो यह बात हम जाना कि जो टाइम है इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा यही स्पीड अगर मान लो था न्यू दी होंगी ना कि 4:5 दो बंदा की या दो गड्डियां की या दो कारा की स्पीड दे रखी मानू, तो भाई सेम सी दूरी तय करने में उनके टाइम का रेशो क्या होगा, उनके समय का रेशो क्या होगा, तो सीधा उल्टा कर देंगे बस न्यू। अगर दो वेरिएबल में दिया होता तो न्यू कर देंगे, बट अगर तीन वेरिएबल में दे रखा है ना, फिर हम पता क्या करेंगे, हम पहले नो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12, तो 12 लिख दिया। फिर दूसरे नो ऐड करेंगे 4 दूनी 8, 8 लिख दिया। फिर तीसरे नो ऐड करेंगे 3 दूनी 6, 6 बस ये काट लेना क्योंकि सारे कट रहे हैं। अगर एक ही पहाड़े पर सारे कट रहे हैं ना तभी काटना, अदरवाइज न्यू नहीं करना कि नहीं दोनों ठीक नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, तो अच्छे लगने पर किसी ने नहीं जाना, अपने शादी नहीं करनी थे। ठीक है, तो मैं न्यू कह रहा भाई दो पर कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 6 4 और 3, 6 4 और 3, तो बस ये टाइम का रेशो हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो बस इतने 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 सिर्फ इतना ही टाइम लगाना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इतने टाइम में आपने आंसर फेंक का मारना। ठीक है, इन मनु एक बात बताओ कि अगर अगर मान लो न्यू क्वेश्चन मेरे पास लिखा होता तो मैं यो थोड़ी इतना थोड़ी लिखूंगा, मैं क्या करूंगा बस यहाँ देख लूंगा, इसनो अब पहले नो ऐड करूंगा 3 3 चौके 12, दूसरे नो ऐड करूंगा 8, तीसरे नो ऐड करूंगा 6, बस काट दूंगा इनो, यानी 6 4 3, 6 4 3, तो बस ये आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा इसमें, 2 सेकंड सारे लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लग रहा है ना थानू तो फिर समझ रहे ना, देख लो। अच्छा देखो क्वेश्चन में ना न्यू लिख रखा कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो रही है। अच्छा मैंने एक बात बताओ, कभी खता ने ऐसी स्कीम सुनी कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे इतने साल में। अच्छा क्या क्या कभी पैसे डबल हो जाए या 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए, तो मैंने बताओ क्या यह बात सही है गलत है? तो आप बोलोगे भाई कभी ना कभी तो डबल हो ही जाएंगे क्योंकि ब्याज बढ़ता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा। मान ले आपने 100 रुपए जमा करे बैंक में, तो कभी ना कभी तो मैं 200 भी होंगे, कभी ना कभी में 300 भी होंगे, तो ब्याज बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी कि कभी ना तो ऐसा मतलब पॉसिबल है, पर कहीं बोल रहा ना भी था इतने टाइम में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो लगा है ना, टाइम तो लगा। अच्छा यहाँ ना थानू मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा, थानू एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साधारण ब्याज में लगागा, चक्रवृद्धि ब्याज में लगने का, यानी यो सिंपल साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट में लगागा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं लगने का है। ठीक है, सिर्फ साधारण ब्याज में ही लगागा। अच्छा मैंने एक बात बताओ, थाने साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा था ना साधारण ब्याज का, यही होगा। अच्छा मैंने एक बात बताओ, मान ले थाने बैंक में P रुपए जमा करे, कितने करे P रुपए जमा करे। अच्छा फिर इन पर कुछ ब्याज दिया, ब्याज दिया बैंक ने थानू, ब्याज यही होगा किसी रेट पर किसी टाइम के बाद, तो कुछ यानी आपने P रुपए जमा करे और इस पर P रुपए पर यो ब्याज बैंक ने दिया, तो थारे पैसे डबल हो गए, यानी थाने अगर P जमा करे थे तो कितने हो गए, 2P हो गए, यानी डबल हो गए। यह बात समझ में आई जो मैंने लिखी, मैं न्यू कह रहा थाने किसी बैंक में ना P रुपए जमा करे और बैंक ने थानू कुछ ब्याज दिया, इन P पर ब्याज इसके बराबर हो, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला तो जाना ना, यो है ब्याज का, तो थाने इतने जमा करे तो इन पर थानू ब्याज दिया बैंक ने इतना, तो थारे पैसे डबल हो गए। ठीक है, मैंने एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों में पी कॉमन आ जाएगा, पी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक आवागा। अच्छा पी यहाँ से काट दिया मैंने तो अंदर RT/100 बच गया, और इनका क्या आ जाएगा 2P। अच्छा मैंने एक बात बताओ, इस पी से हम इस पी नु काट देंगे सीधा, काट सका ना। अच्छा फिर यहाँ क्या बचागा, यो एक यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा इस दो मते, तो यहाँ R/T/100 बचागा हमारा, और इनका कितना आ जाएगा, यो एक इनका जाएगा तो इस दो मते माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एक बचागा हमारा। ठीक है, अच्छा ये 100 नीचा भाग में तो इनका का गुणा में हो जाएगा, यानी मैं न्यू लिख दूंगा कि R जो है ना वो बराबर R/T बराबर किसके हो जाएगा 100 के, क्योंकि ये 100 जो एक के साथ गुणा होगा तो 100 ही आएगा। यानी यानी कभी भी पैसे अगर डबल हो रहे हो ना थारे, कभी भी पैसे अगर डबल हो रहे हो तो यह बात सीधी ध्यान रखनी है कि आर और टाइम यानी रेट और टाइम, रेट और टाइम, रेट क्या हुआ दर, दर और टाइम क्या हुआ समय, यानी समय और दर का जो गुणा हुआ ना वो 100 के बराबर हुआ हमेशा, कद अगर पैसे डबल हो रहे हो, डबल हो रहे हो यानी इतने जमा करे थे P जमा करे थे 2P हो गए ब्याज लगा है ना, यानी डबल हो गए, तो RT बराबर 100 हुआ अगर पैसे डबल हो रहे हैं। अच्छा फिर मैंने यूं बताओ कि अगर था रे भाई ट्रिपल हो रहे हो पैसे, 3 गुना हो रहे हो, फिर क्या करेंगे तुम, फिर R/T किसके बराबर होगा, 200 के, 200 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 3P हो जाएगा, यहाँ 3P हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। यहाँ 3p हो जाएगा, यानी कि यो p जब इंगा जाएगा, जब यो एक इंगा जाएगा तो 3 यो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। अच्छा फिर 1 माइनस जाएगा तो 3 में से 2 2 1 माइनस होगा तो 2 बचाएगा, यानी नीचे 100 से 2 की गुणा होगी तो 200 आ जाएगा, यानी कि RT 200 के बराबर होगा अगर ट्रिपल हो रहे पैसे। अच्छा अगर 4 गुना हो रहे, 4 गुना नो 4 फोल्ड कहते हैं, अगर ये हो रहे तो फिर इसका मतलब यह बात समझ में आ गई ना यहाँ तक कि भाई अगर पैसे डबल हो रहे हो तो R और T की गुणा 100 के बराबर होगी, यानी दर और समय की गुणा 100 के बराबर होगी। अगर पैसे डबल हो रहे, अगर 3 गुना हो रहे तो R और T की गुणा 200 के बराबर होगी। अगर 4 गुना हो रहे तो R और T की गुणा 300 के बराबर होगी। अगर पैसे थारे 100 गुना हो रहे ना, 100 गुना हो रहे, तो बताओ फिर R गुना T की गुणा किसके बराबर होगी, तो अगर 100 गुना हो रहे तो कितने के बराबर होगी, 99 के। बताओ कितने के बराबर होगी, बात समझ आ गई या नहीं। ठीक है, तो बस अगर पैसे 4 गुना हो रहे, अगर 4 गुना हो रहे तो 300 के बराबर, अगर 100 गुना हो रहे तो 99 के बराबर। समझ गए बात नो। ठीक है, तो बस यह बात सीधी ध्यान रखनी है थानू, यह बात काम की बात आ। इमनु इबियो क्वेश्चन में कितना टाइम लगना था थानू, मनु एक बात बताओ कि यहाँ मानो पता कि पैसे डबल हो रहे तो R गुना T किसके बराबर होगा, 100 के। अच्छा आपने दे क्या रखा, टाइम दे रखा कितना, 10। तो अगर टाइम 10 दे रखा है हमने और इनका हमारा 100 हुआ, तो फिर यो कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, फिर 10, यानी रेट कितना होगा फिर 10%। रेट कितना हो जाएगा 10%। तो बस इतना सा काम करना था थानू कि भाई यानी कभी भी अगर पैसे डबल हो रहे हो ना, बस जो भी दे रखा है ना, देख मैंने एक बात बताओ, चाहे यो दे रखा है और रेट रेट अगर दे रखा है और टाइम पूछा है तो रेट नीचे आ जाएगा 100 के, आ जाएगा या नहीं। अच्छा इसी तरह अगर टाइम दे रखा हो और रेट पूछा हो तो इनका यो आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा नीचे 100 के, यानी सीधा 100 से भाग कर देंगे, है ना, 100 नु भाग कर देंगे, यानी सीधा इससे 100 नु इससे भाग कर दे 10 से तो 10 आ जाएगा। अगर यहाँ 20 दिया होता तो 100 बटे 20 आ जाता, यानी 5 आ जाता। तो बात समझ में आ गई या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। प्रीवियस ईयर में पूछा है, पिछले साल ही पूछा है, देख लियो पेपर ठेका है ना, थारे पेपर हो ना जो 56-57 ग्रुप के पेपर हो तो उनमें पूछा था क्वेश्चन, देख लियो एक बार। ठीक है, आसान हो क्वेश्चन, लिख लियो। अच्छा देखो, अगले क्वेश्चन में ये लिखा है। अच्छा अगला क्वेश्चन ना औसत का है, औसत मतलब एवरेज, एवरेज। अच्छा ये बात जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सुनो बात ध्यान से। मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आया, उसने पहले दिन 1 रोटी खाई, अगले दिन उसने 2 रोटी खाई, अगले दिन उसने 4 रोटी खाई, अगले दिन उसने 4 रोटी खाई, अगले दिन वो सर पे चढ़ गया, यानी 5 रोटी खाई उसने। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ऑन एन एवरेज यानी औसत, ऑन एन एवरेज यानी औसत, ऑन एन एवरेज यानी औसत कैसा होता है, रोज कितनी रोटी खाई। तो एवरेज यानी एवरेज हम औसत किन्नू कहा, एवरेज औसत किन्नू कहा, हम तो सबनु जोड़ दें, सबनु जोड़ देंगे, सबनु जोड़ देंगे और बटे जितने भी दिन, कितने दिन हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा फिर ये, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15 बटे 5, यानी कितना आ जाएगा 3। तो इसी नु एवरेज कहते हैं, एवरेज इसी नु कहते हैं, यानी कि हम टोटल सभी नु जोड़गा और बटे उतने नंबर से भाग कर देंगे, यानी एवरेज किसके बराबर हुआ, औसत किसके बराबर हुआ, औसत किसके बराबर हुआ, तो हम बोलेंगे भाई सम, जो भी थानू दे रखा जोड़, सम जोड़, है ना, यानी योग, योग बटे क्या होगा, जितने भी नंबर दे रखे, जितने भी नंबर थानू दे रखे हैं, जितने भी नंबर दे रखे हैं, यानी हम एवरेज जो है वो सम बटे नंबर हुआ, एवरेज किसके बराबर हुआ, सम बटे नंबर के, यानी जितना भी नंबर दे रखे हैं उनका सम कर देंगे और बटे
फिर क्या कर देंगे जितने भी नंबर हमें यानी 5, है ना। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये हुआ भाई टोटल 15 रोटियां थी, मैंने सारी रोटियां जोड़ ली, कितनी है 15, और 5 से भाग कर दिया, यानी रोज उसने कितनी रोटी खाई, 3 रोटी खाई उसने रोज। एवरेज का मतलब तो यही हुआ, रोज बराबर बराबर चीज, यानी एवरेज का मतलब हुआ इक्वल इक्वल, यानी रोज उसने 3 रोटी खाई, यो मानो एवरेज का। पर क्या एक्चुअल में उसने रोज 3 रोटी खाई, तो आप बोलोगे भाई पहले दिन तो एक खाई थी, 3 कहां से खाली, दूसरे दिन 2 खाई थी, 3 कहां से खाली, तीसरे दिन 3 खाई, 3 कहां से खाली, चल 3 तो खाई यहाँ, है ना, चौथे दिन 4 खाई, 3 कहां से खाई। तो यानी एवरेज मानो क्या बता हुआ, एक एस्टिमेट बता दिया, एवरेज मानो एक एस्टिमेट बता दिया, उसके आसपास ही आंसर होगा, इस बात का मतलब ये हुआ, यानी एक एस्टिमेट बता देगी एवरेज, ठीक है। तो एस्टिमेट का मतलब यानी एवरेज का, एवरेज क्यों काटा, सिंपल सी बात है, एस्टिमेट लेने वास्ता, ठीक है। तो एस्टिमेट लेने वास्ता यानी रोज उसने ऑनलाइन एवरेज कितनी रोटी खाई, 3 खाई हैं, तभी तो टोटल 5 दिन की 15 बनाएंगी, तो टोटल तो सेम रहेंगी ना, टोटल यहाँ सेम रहेगी, बात ध्यान रखिए, ठीक है। टोटल यहाँ सेम रहेंगे, बटे 5, यानी टोटल जितने भी नंबर उससे भाग कर देंगे, तो बस एवरेज का यो फॉर्मूला हो, बस ध्यान रखनी था, यह बात है। एवरेज किसके बराबर हुआ, सम बटे नंबर, मैंने बता दी वहां बात है। तो यहाँ से अगर सम काटना होता तो क्या आ जाएगा फिर, एवरेज गुणा नंबर, यानी जितने नंबर है और गुणा एवरेज, तो ये सम का फॉर्मूला हुआ, सम का मतलब जोड़, जोड़, ठीक है। तो बस यो एक ही फॉर्मूला लिख लो, तुम ये वाला लिख लो और एक ये वाला लिखो, क्योंकि इससे ही बनाए हो भाई, है ना। तो एक फॉर्मूला लिख लो बस, यो आ जाएगा तारा। अब इससे ही क्वेश्चन करांगे, अब क्वेश्चन की करो, अब तेरा मैं एक बार यो लिख लियो अगर लिखना होगा ना। सुनो बात मेरी, मेरे पास ना कितने 50 संख्याओं का औसत दे रखा था, नो 38, यानी 50 हमारे पास संख्या, उनका जो औसत है यानी एवरेज है वो 38 है। अगर दो संख्याएं, एक तो 45 और एक क्या भाई 55, ये दोनों हटा दिए जाएं तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने एक बात बताओ कि 50 संख्या मेरे पास, 50 संख्या, और उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज है वो कितना, ये नंबर है, यानी 50 नंबर है मेरे पास, नहीं पता क्या क्या है, तो उनका जो एवरेज है वो दे रखा था, एवरेज कितना दे रखा है भाई 38, ठीक है। तो मनु एक बात बताओ, हम अगर मनु सम निकालना हो तो सम क्या हुआ, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो मेरे पास सम आ जाएगा। या बात हम जाना कि भाई जो हमारे पास सम हुआ वो क्या हुआ, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर हमारे पास सम हुआ, तो हम सम काट लेंगे यहाँ से, तो कितना होगा, इन दोनों की गुणा आ जाएगी, इन दोनों की गुणा आ जाएगी। तो अच्छा जीरो तो नहीं मिल गया, दो है ना, 5 की गुणा कर दो इससे, पंजो अट्ठे 40, 4 बचा, 5 ते 15, 4 19, तो कितना आ जाएगा 1900, इनका सम आ गया। अच्छा इसने करा क्या फिर कि भाई इस सम में ना 2 नंबर हटा दिए, क्या क्या, एक तो 45 और एक 45 और 55। अच्छा 2 नंबर घटा दिए 45 और 55, यानी टोटल इसने कितना घटा दिया, तो आप बोलोगे 100 हटा दिया, तो 100 सम्मत है, यानी 100 तो सम्मत ही घटागा, यानी कितना आ जाएगा 1800। अब यो 1800 रुपए बचे, अब उसने बोला कि भाई जो 1800 जो भी आपका सम बचा ना, तो अब दो संख्या हटाने के बाद एवरेज क्या होगा, बची संख्या का, तो यानी 1800 टोटल अब कितनी संख्याओं में डिवाइड होगा, इक्वल इक्वल, तो वही तो एवरेज होगी, वही तो एवरेज होगी, उसी ने तो हम औसत कह देंगे, उसी ने तो हम औसत कह देंगे, यानी जो बचा हुआ सम्मा, जो बचा हुआ हमारा सम्मा ना 1800, ये तो 48 में बराबर बराबर इसमें बांट देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मनु बताओ किस पर कट रहा है फिर यो, हाँ जी, किस पर कटा गया बताओ मनु। तो मुझे बताओ क्या यो 12 में कटागा, तो आप बोलोगे 12 चौके 48, 12 चौके 48, अच्छा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यो आ जाएगा हमारा। अच्छा फिर दो पर फिर काट लो, दो पर काटा के तो 75, यानी 75 बटे 2। अच्छा 75 बटे 2 का मतलब हुआ क्या, 37.5, है ना, 37.5 हुआ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 37.5, कहाँ 37.5 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, फिर समझ में आ गई बात या नहीं, अगर ऊपर से जा रही बात समझ तो आ जाएगी, अगर ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगी। मैं न्यू बोल रहा था कि भाई 50 संख्या उनका औसत दे रखा है, तो सम आ जाएगा, उनकी गुणा करका 1900 आ गया। अब इस 1900 में से ना टोटल 45 और 55 घटा देंगे, क्योंकि दो संख्या बाहर काटनी है, 50 में से दो संख्या चली गई तो 48 बची संख्या, तो 48 संख्या जो बची है, यानी अब 100 टोटल में काट दिया किकर 55 और 45, यानी 100 काट देंगे, इस 1900 में से 100 काट देंगे तो 1800 बचागा। अब ये जो 1800 है ना, इन 48 संख्या में डिवाइड होगा बराबर बराबर, उसी ने तो एवरेज कह देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा फिर 37.5, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, चेप लो फिर इन्हों एक बार।
अच्छा देखो मैं थानू यूं करा, ध्यान तो सुनियो मेरी बात। लास्ट क्लास में थानू एक बात बताई थी कि यो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का यो क्वेश्चन, पार्टनरशिप, यो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। अच्छा पार्टनरशिप का ना एक कॉन्सेप्ट हुआ, सुनो ध्यान से। यानी अगर मैं बोलूं कि एक ही कोई इन्वेस्टमेंट है, एक ही कोई इन्वेस्टमेंट है और उसने टी टाइम वास्ता पैसा लगाया, ए ने एक ही इन्वेस्टमेंट टी टाइम वास्ता, इसी तरह बी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है टी टाइम वास्ता, टी बी टाइम वास्ता, तो इन दोनों का जो रेशो होगा ना, इन दोनों का रेशो इनके प्रॉफिट के रेशो का बराबर होगा। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा यहीं अगर ना टाइम बराबर होगा, अगर यहीं टाइम बराबर होगा तो ये कट जाएगा, तो वहां जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट के रेशो के बराबर हो जाएगा। इस बात का मतलब ये होगा, यानी जितने टाइम बचता, इस बात का मतलब नहीं हुआ भी जो बंदा जितने ज्यादा पैसे लगावागा ना, जो बंदा जितने ज्यादा पैसे लगावागा उन्हें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, इस बात का मतलब ये होगा। समझ रहे? अगर कोई भी चीज, अगर यहाँ टाइम जीरो हो जाएगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। यानी टाइम भी जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, न्यू नहीं है। अभी थाने आज पैसे किसी बैंक में पाए और कल नु काट लिए तो थानू कोई फायदा नहीं होने का। यानी अगर थाने पैसे कुछ ना कुछ लगाए हैं तो कुछ ना कुछ टाइम भी देना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। यानी कि बस थानू सीधे ध्यान रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टाइम वास्ता होना चाहिए। तो इनमें से अगर एक चीज भी जीरो होगी ना तो पूरा सामान ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अगर एक चीज भी जीरो होगी तो पूरा का पूरा सामान ही जीरो हो जाएगा। ये थम ना एक एग्जांपल सुनो मेरा, कि मान लो अगर मान ले थारे पास ना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा थारे पास है पर टाइम कुछ नहीं है। एक ना अपनी गर्लफ्रेंड की तरह लगाओ इसनो, कि मान लो भाई थार पा ना पैसा बहुत है पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड नु टाइम नहीं दे रहे, यानी टाइम जीरो हुआ, पैसा थार पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैक्सिमम इतना भी हो सका। ठीक है, पर टाइम थारा जीरो, हम अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा कुछ, रिलेशनशिप वो टूट जाएगी वहीं, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे तो जीरो हो जाएगी, जीरो के बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो हम टाइम पूरा दे रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे पर पैसा थार पा एक नहीं है, पैसा एक नहीं है। अगर यानी यह चीज जीरो हो जाएगी और टाइम चाहे तो हम पूरे के पूरे दिन उसके अलावा बैठे, फिर भी थारी ये चलने की नहीं है, रिलेशनशिप फिर भी जीरो हो जाएगी। यानी प्रॉफिट कद होगा जब दोनों की दो चीजें होंगी, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे भी होने चाहिए थार पा और टाइम भी उसमें देना जरूरी है। ठीक है, तो तभी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये बात सीधी ध्यान रखनी है मेरी, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को प्रॉफिट की रेशो के बराबर होगा। अच्छा मैंने एक बात बताओ कि भाई ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 63,000 की। कितने टाइम वास्ता करी है इसने भाई, कितने, एक एक व्यापार में इसने कितने पैसे लगाए हैं, ए ने 63,000 रुपए लगाए हैं, एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय पश्चात 10,800, 10,800, 63,000। अच्छा इसने 1,08,000 करे है ना, 1,08,000 करे हैं, और बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली, इतने पैसे लगाए हैं, कुछ टाइम बाद आया पर भी, है ना, यूं बोल रहा उसने, यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बंटा हो तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की। अच्छा ए ने तो पूरे साल वस्ता लगाए हैं ना, पूरे साल, यानी टाइम यहाँ महीने में लिखा है, बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसने 63,000 पूरे एक साल वास्ता लगाए हैं, पर इसने 1,08,000, 1,08,000 जो है ना इसने पूरे के पूरे साल वास्ता लगाए। मान लो इसने एक्स साल वास्ता लगाए, मान लो ये शुरू में नहीं लगाया, ये कुछ टाइम बाद आया, कुछ टाइम बाद आया, यानी इसका लास्ट का टाइम ही होगा, फिर तो मैंने एक्स मान लिया। अच्छा जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर बटा, बराबर बराबर का मतलब हुआ अगर इन्हों 100 मिले तो इन्हों भी 100 मिले, अगर इसमें 2 लाख मिले तो इसमें भी 2 लाख मिले प्रॉफिट, है ना। तो कट का एक ही आवागा। अब मैंने एक बात बताओ, हम यहाँ 3 जीरो तो 3 जीरो तो यहीं काट दे करो, शुरू में ही काट दे करो, अगर थानू दिखा ना भी 3 जीरो यहाँ तो यहीं काट दे करो। अगर यो दोबारा फिर किसी पर कट रहा है तो काट दे यहीं, 9 पर कट रहा है ना, 9 पर कट जाएगा, 9 पर काट लो चाहे नहीं यहीं काट लो, 963। अच्छा 9 पेन काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा 7/12, तो यहाँ 7/12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/1। मैंने एक बात तो 12 से 12 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ ते x ऊपर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी फिर 7, यानी 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जो है ना, जो बी ने ज्वाइन करा 7 महीने के बाद, यानी शुरू माने लगा है यो 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद लगा, यानी कि यहाँ लगा है, मतलब 7 महीने तक इसने इन्वेस्ट करा है। इस बात का मतलब नहीं हुआ कि 7 महीने तक इनने इन्वेस्ट करा है, अगर 7 महीने तक इसने इन्वेस्ट करा है ना, तो कितने टाइम के बाद यो लगा होगा, कितने टाइम बाद लगा होगा, तो 5 महीने के बाद लगा होगा यो। समझ के बाद जो मैं बोल रहा, मैं न्यू बात बोल रहा कि यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू होगी ना उसमें 12 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 12 महीने का साल होगा ना, तो अगर इसने 7 महीने तक ही पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो इसका मतलब कितने महीने बाद लगा था, फिर ये 5 महीने बाद लगा था। ठीक है, तो यानी 12 में से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा।
बात क्लियर है सबनों। तो आसान है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना था पार्टनरशिप के केस में। दो तरह की पार्टनरशिप हो, एक में टाइम बराबर हो। अगर टाइम बराबर हो तो ये कट जाएगा समान, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट की रेशो के बराबर हो जाएगा। अगर दे रखा है तो बस यहाँ सारा सामान रखा है, इनमें आ जाएगा। इनमें से कोई भी पांच, एक दो तीन चार पांच छह, छह चीजें ना, तो पांच दे रखे होंगे इनमें। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा हमारा, लिख लो इसमें। देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में ना न्यू दे रखा है, तीन संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 120, और निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। यानी यूं बोल रखा है कि एचसीएफ, अगर तीन संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता वो पूछ रखा है थानू। एक बात सुनो मेरी बात, मैं अगर मैं न्यू बोलूं थानू कि मैंने ना दो संख्या दे रखी थानू, एक तो 25 और एक दे रखा मान ले 20। अगर मैं न्यू बोल रहा हूँ इनका भाई एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इनका एलसीएम 100 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ इनका एचसीएफ, एलसीएम तो नहीं भी काटा ना, था पता है इस बात का, तो एलसीएम नहीं काटा। पांच से कर लेंगे तो पंजो पंजो 25, पांच चौके 20। अब किसी पर नहीं जानेगा तो बस गुणा कर दो, पंजो पंजो 25 और 25 चौके 100, तो 100 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ के कर काटा इनका ना डिफरेंस, इनका अंतर ले लो, अंतर कितना 5। क्या यो इनका अंतर इनुबा कर रहा है, पूरा पूरा कर रहा है, क्या ये इनुबा कर रहा है पूरा पूरा, अगर कर रहा है, अगर तो दोनों ने पूरा पूरा बा कर रहा है तो यो ही एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो अच्छा एक और बात सुनो, अगर मैं नहीं बोलूं, मैंने दो नंबर फेर लिखे थारे सामने, एक 16 लिखा है एक 24 लिखा है, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, तो 24 दूनी 48, 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह इनका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, 8 दोनों पूरा पूरा काट रहा है तो 8 हो जाएगा। अच्छा मुन्नू एक बात बताओ, यो एचसीएफ है दोनों का और यो एलसीएम है। अच्छा क्या क्या एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा कट जाए, तो हम बोल रहे हैं भाई कट रहा है, यो देख लो। अच्छा यहाँ भी कट रहा है क्या, देख लो कट रहा है पूरा पूरा, यानी एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम कौन क्या होगा, अगर मान लो ने सारे एचसीएफ दे रखे, ये सारे एचसीएफ ही तो दे रखे, मनु बताओ एलसीएम में एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या 12 से कट रहा है, यो कट रहा है तो यो तो हो सका एचसीएफ। अच्छा क्या 24 से कट रहा है, यो कट रहा है तो यो भी हो सका। अच्छा क्या 35 से कट रहा है, 35 से थोड़ी कटा है, इसी तरह 8 से भी कट जाएगा यो, है ना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या नहीं हो सकता फिर 35। यानी बस था यूं देख रहा था इस क्वेश्चन में कि भाई 120 किस किस से भाग हो जाए तो वो हमारा आंसर नहीं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस किस से भाग हो जाए, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे नहीं भाग हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये कुछ ऐसा कि एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, तो यो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं, आसान है। ठीक, चलो फिर इसमें
अच्छा, हम ध्यान से सोचो, समझो। इस तरह के ना क्वेश्चन में ना न्यू लिख रखा कि 28.80। एक तुम्हारे पास ना दो तरह के चौल हैं क्वेश्चन में। पहले चौल जो है वो 28.80 रुपए किलो है। दूसरे वाले चौल जो है ना 22 रुपए 80 रुपए किलो। एक तो 28.80 रुपए किलो वाले चौल है, एक 22.80 रुपए किलो वाले चौल है। अच्छा, इन दोनों को ना कितना कितना मिलाया जा, किस रेशो में मिलाया जा, यानी यहाँ से कितना किलो ले और यहाँ से कितना किलो ले, ताकि वो जो है ना, वो जो है किस अनुपात में दोनों ने लिया जा, ताकि जो फाइनल चौल बनाना वो इस रेट के बनाए, यानी 25.20 रुपए किलो वाले बना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी दो तरह की चीजों मिलाकर तीसरी तरह की चीज बनाई जा, और किस रेशो में वे दोनों चीजें ले जाए ताकि वह चीज बन जा जो आपने चाहिए या। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एलिगेशन मिक्सचर के हुआ। इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर के हुआ। एलिगेशन, इस एलिगेशन का मतलब वो नहीं है जो हम सोच रहे। एलिगेशन का मतलब वो इल्जाम लगाना, पर यहाँ वो चीज नहीं है। एलिगेशन का मतलब वो दो चीजें मिलाकर कोई तीसरी चीज बनाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं। अब मैंने एक बात बताओ, था पहले जो चावल है वो किस रेट के हैं? इस रेट के हैं 28.80, इतने रुपए किलो वाले चौल हैं पहले। अच्छा, दूसरे जो चौल हैं वो किस रेट के हैं? 22.80 रुपए किलो वाले हैं। अच्छा, तीसरा जो चौल है वो किस रेट के थानू बनाने हैं? इस रेट के बनाने हैं। तो जिस भी रेट के बनाने हो ना वो बीच में लिखा। ठीक है। अच्छा, ये जो एक तो ने इतने रुपए किलो वाले चौल, एक इतने रुपए किलो वाले चौल, तो यहाँ से कितने ले, यहाँ से कितने ले, ताकि इस रेट के बन जाए चौल। तो किसनी रेशो में कितने किलो ये लेने पड़ा, कितने किलो ये लेने पड़ेंगे, वो चीज काटने वास्ते हम एलिगेशन का यूज करा। एलिगेशन किकर लगावांगे, सुनो बात मेरी। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन सा? इन दोनों में कौन सा बड़ा? तो यो बड़ा। इन दोनों में तो यो बड़ा होगा। अच्छा, मैंने एक बात बताओ, क्या यह वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है ना? तो हमेशा यह वाली वैल्यू ना इन दोनों के बीच में होगी। यह बात हमें ध्यान रखनी। अगर यह वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है ना, तो हम गलत वैल्यू लिख रहे फिर यहाँ। यह बात ध्यान रखियो, यह वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होगी हमेशा। ठीक है, तो अब बड़ी एक तो बड़ी होगी, एक तो छोटी होगी, यानी इन दोनों के बीच में ही होगी वैल्यू। अच्छा, फिर इस बीच वाली वैल्यू ने क्या कहा? हम इन्हों मीन वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू, इन्हों मीन वैल्यू कहते हैं, या फिर इन्हों ना एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम हो इसके, या तो इन्हों एवरेज वैल्यू कहते हैं, औसत वैल्यू, या फिर मीन वैल्यू कहते हैं इन्हों, मध्य वैल्यू या मध्य वैल्यू जो भी है ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा ये होगा? तो इसमें से यो माइनस करो, इसमें से यो माइनस करो, इसमें से माइनस करो। अच्छा, 28.80 मते 28.80 मते क्या माइनस करना था? 25.20 माइनस करना, 25.20 माइनस करना। तो मैंने एक बात बताओ, 80 मते 20 जाएंगे तो कितना बचागा? 60। ठीक है जी, 28 में 25 जाएंगे तो कितना बचागा? 3। तो यो आ गया। अच्छा, क्रॉस में लिखना हुआ है, बात ध्यान रखनी, यानी इसमें यो माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह इन दोनों में बड़ा कौन सा यो, तो इसमें यो माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। तो इसमें यो माइनस कर देना, इसमें यो माइनस कर देना, यहाँ लिख देंगे। तो 25.20 में, यानी बड़े में छोटा माइनस करना हो हमेशा। 25 में, अच्छा मैंने एक बात बताओ, तब 25.20 में मानो 22.80 घटाने हैं। ठीक है, जीरो में जीरो जाएंगे जीरो, यहाँ 12 में 8 जाएंगे तो 4 बचागा। अब यहाँ 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचागा, यानी 2.40 आ जाएगा, 2.40। ठीक है जी। अब यो जो भी आएगा यो इनकी रेशो काट लेनी है, वही रेशो था पूछी है। ठीक है, इनकी रेशो काट लेनी है। अच्छा, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ? 2। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ? 2। तो अगर 2 आते इस पॉइंट रूट है तो इसका कोई फर्क, कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगर इसके बराबर बराबर डिजिट है ना इसके बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो 0 से 0 बढ़ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36, यानी 2:3 में मिलानी था फिर दोनों चीजा। यानी 2 किलो ये लेनी, 3 किलो ये लेनी। जब हम 2 किलो ये और 3 किलो लेंगे ना, तो इस इतने रुपए की लोड़ी चीज बन जाएगी। ठीक है, तो बस यानी क्रॉस वाली माइनस करके लिख देना था, सारा आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यानी 2 किलो यो और 3 किलो यो लेना है, ताकि इस रेट की चीज बन जाएगी। समझ रहे बात है? इस मेथड नु क्या कहा? एलिगेशन मिक्सचर कहा इस मेथड नु। और इस पर अगर अगला क्वेश्चन आओगा तो करका दिखाना था नु। ठीक है, न्यू नहीं अभी नहीं छोड़ दिया इन्हों। ठीक है, और यह वाली वैल्यू ना इन दोनों के बीच में होगी, बात ध्यान रखनी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, ये दोनों ना सेम कैटेगरी की होना चाहिए। अगर यह कॉस्ट प्राइस है, या भी कॉस्ट होगी, या भी कॉस्ट होगी। मतलब अगर यो क्रय मूल्य है तो यो भी क्रय मूल्य होगा, यो भी क्रय होगा। अगर यो विक्रय है तो यो भी विक्रय, यो भी विक्रय होगा। अगर यह प्रॉफिट है, यो प्रॉफिट है तो भी प्रॉफिट होगा। अगर यो प्रॉफिट है, लॉस है, यानी सेम कैटेगरी। अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, यूनिया भी यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, सेम कैटेगरी की चीजें होंगी। अगर प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस इकट्ठे हो सका। मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट है तो लॉस हो सका, यहाँ प्रॉफिट होगा। अगर यो स्पीड है तो यो भी स्पीड होगी, या भी स्पीड होगी। अगर यह टाइम है तो यो भी टाइम होगा, यो भी टाइम होगा। यानी ये तीनों सेम कैटेगरी की चीजें होगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, तो लिख लो फिर इसनो। अच्छा सुनो बात ध्यान से, अगर मैं थानू यूं बात कह दूं ना कि भाई 3 ए जो है वो 5 बी के बराबर आ, तो मैंने न्यू बताओगे यहाँ पे ए और बी का रेशो क्या होगा। तो थानू सीधी एक बात बोलनी है, जो भी बी के साथ लिखा होगा वो ए का रेशो हो जाएगा, जो ए के साथ लिखा होगा वो बी का रेशो हो जाएगा। तो सीधी न्यू बात बोल देनी थानू, ठीक है। अब न्यू किक करो यार, सुनो बात ध्यान से। न्यू न्यू होया कि भाई यो जो दो है यो 5 के नीचे आएगा, क्योंकि ए के साथ ना गुणा में, अगर बीच में कोई साइन नहीं लिख रखा है तो गुणा का निशान ना। अच्छा ए के नीचे क्या जाएंगे तो बी आ जाएगा। अच्छा 5 के नीचे आएंगे तो क्या चला जाएगा 2, तो यानी ए के सामने सीधा 5 आ जाएगा और बी के सामने सीधा 2 आ जाएगा। तो यही चीज मैंने देखो सीधी लिख दी, ठीक है। ए के सामने यानी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो ए की रेशो 5 आ जाएगी, बी की रेशो 2 आ जाएगी। यानी जो भी अगर बीच में बराबर का निशान दिया हुआ ना, जो भी इधर लिखा हुआ इस वाले की वैल्यू हुआ, जो इधर लिखा हुआ वो इस वाले की वैल्यू हुआ। ये बात सीधे ध्यान रखनी है, काम की बात है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में यूं लिख रखा कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी का 10% वो बराबर हुआ किसके, ए माइनस बी के कितने के 50% के बराबर है। अच्छा मैंने एक बात बताओ, तुम इस परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा फिर हमारा ए प्लस बी 10, और यहाँ क्या बचा है भाई हमारा ए माइनस बी 50। तो मैंने एक बात बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर ए प्लस बी की थानू वैल्यू पूछूं कितनी होगी, तो जो भी ए माइनस बी के साथ लिखा होगा ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जो भी इनके साथ है यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक बात बताओ, यहाँ से हमारे पास ना दो इक्वेशन बन गए है ना। अब ए और बी की वैल्यू काटनी था यहाँ से। अच्छा देखो इसका वेरिएबल भी एक है, यानी इसका आगे भी एक लिखा है, इसका कुछ नहीं है मतलब आगे लिखा है तो मतलब एक है ना। तो मैंने एक बात बताओ, यहाँ से अगर ए की वैल्यू कभी भी काटनी हो ना, इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो, तो दोनों ने जोड़ का आधा कर दे। तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसी तरह फिर अगर बी काटना हो यहाँ पे तो घटा का आधा कर देंगे, तो 50 में 10 माइनस करेंगे 40, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस करेंगे 50 में तो कितना आ जाएगा 40। तो इन दोनों की रेशो पूछी बस थारे थे ए और बी की, तो ए और बी की रेशो कितनी आ जाएगी थारे सामने 30:40, यानी कितनी आ जाएगी 3:4। गलत कर दिया क्या हमने कहीं थे, दोनों जोड़ेंगे और आधा कर देंगे 30, दोनों घटा अच्छा आधा करना, ठीक है आधा करना, दोनों जोड़ेंगे और आधा कर देंगे 30 आ जाएगा, घटावांगे 40 और आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इन दोनों की रेशियो यानी 3:2 आ जाएगी, ठीक है 3:2। तो बात समझ गए मेरी। मैंने यूं कह रहा था यहाँ से हम सीधा भी कर सकते हैं, एक बार यू लिख लो फिर तरह। हाँ 2 मिनट एक बार लिख लो। सुनो मेरी बात है, ध्यान से सुनो। मैं यूं कह रहा था नो कि भाई यहां से ए प्लस बी के साथ क्या दे रखे है मानो 10, और ए माइनस बी के साथ क्या दे रखे है मानो 50।
अच्छा परसेंटेज से परसेंटेज कट गए, यहाँ से जीरो भी काट सका, हम काट सका या नहीं। अच्छा यहाँ फिर a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, जो इधर लिखी होगी यानी 5, जो a माइनस बी की वैल्यू की होगी जो इधर लिखी होगी यानी कितनी, 1। अच्छा यहाँ से a काटना हो तो क्या होगा, दोनों ਨੂੰ जोड़ांगे, जोड़ांगे तो कितना होगा, 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी जोड़ का आधा कर देंगे अगर a की वैल्यू काटनी, अगर b की वैल्यू काटनी तो घटा का आधा कर देंगे, तो 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। घटा का आधा कर देंगे तो 3 a और b का रेशियो 3:2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों का रेशियो आ जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इन दोनों इक्वेशन हम सोल्व भी करना चाहना तो कर सका, सोल्व किकर करांगे बात हम जाना, किकर करांगे भाई, हम दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यानी 2a जो है बराबर 6 के, अगर a कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, तो वही बात बना गई, ठीक है। तो लिख लो फिर इसनु, यह बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी कर सका बस तुम क्वेश्चन। अच्छा हम दो तरह का ब्याज हुआ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पहला लगा था, अब कहीं नहीं लगता है, सिर्फ क्वेश्चन में आवा, पेपर में आवा, इससे बाहर कुछ नहीं है साधारण ब्याज का। हर जगह आज के टाइम में ना चक्रवृद्धि ब्याज लगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, बात ध्यान रखनी थानू, ठीक है। तो क्वेश्चन में न्यू लग रखा है कि 8,000 रुपए जमा करे थे बैंक में और वो 9261 हो गए, ठीक है। और जो ब्याज है ना हर 6 महीने बाद लग रहा है, यानी जरूरी नहीं है कि जो आपने ब्याज की जो रेट दिया हुआ ना या दर दिया हुआ, या हमेशा वार्षिक हुआ यानी एनुअल हुआ, एनुअल हुआ यानी हर साल साल क्यों आया है ना, यानी एक साल में 10% ब्याज है, 10% यानी 100 रुपए जमा करे तो एक साल में 10 रुपए उसका ब्याज थानू देना पड़ेगा, तो 200 रुपए पर 20 देना पड़ेगा, नहीं भी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात है कि 10% ब्याज देना पड़ रहा है, पर जो ना ब्याज है वो हर 6 महीने बाद लग रहा है, यानी अगर यह बात ध्यान रखनी है कि भाई एक साल में अगर ब्याज 10% लग रहा है, पर ब्याज उसने खुद बोल दिया कि भाई, खुद बोल दिया कि यार 6 महीने बाद ब्याज लग रहा है, तो ब्याज फिर 5% करके लगेगा, ठीक है। अच्छा पहला तो एक साल में एक बार लग रहा है, तब 2 बार लग रहा है, यानी कि यूं हो जाएगा कि 2 बार ब्याज लगेगा, पहला एक बार लगना था, ठीक है, तो 2 बार ब्याज लगेगा, एक बार लगना था, यानी कि थानू बस सीधी से एक बात कर देनी है कि तो रेट आधा हो जाएगा, यानी कभी भी अगर 6 महीने में ब्याज लग रहा हो तो रेट नु आधा कर देना, तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो रेट इतना हो जाएगा, पर जो टाइम है ना टाइम डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, तो टाइम डबल हो जाएगा, यहाँ टाइम थानू नहीं दे रखा है तो टाइम हो जाएगा डबल, मैंने 2x मान लिया, 2x मान लिया, टाइम डबल हो जाएगा, यानी रेट आधा हो जाए टाइम डबल हो जाए, बस ये बात ध्यान रखनी है। बेसिकली टाइम डबल नहीं होता है, डबल नहीं होता है, बस ड्यूरेशन बच जाए, यानी पहले एक बार ब्याज लगना था, 2 बार लग रहा है, तो वही चीज है, यानी पहले टाइम एक सिंगल था, एक ही बार ब्याज लगना था, पर अब टाइम 2 बार लग रहा है, तो यानी टाइम डबल हो जाएगा, बस सीधी ही बात है, थानू बस ये ध्यान रखनी है कि रेट आधा हो जाएगा टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि टाइम डबल का कोई चक्कर नहीं है, बस 2 बार ब्याज लगेगा, ठीक है। अब मैंने एक बात बताओ कि अच्छा इसका फॉर्मूला तो आवा था नो, मिश्रधन का यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, एक्स जो भी है ना, टाइम जो भी थानू दे रखा है। ये मैंने एक बात बताओ, टाइम जो भी दे रखा है थानू, टाइम जो भी दे रखा है, अच्छा यहाँ ते जो है पी हमारा नीचे आ जाएगा एक, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ये मैंने एक बात बताओ तुम, ये हमेशा ना एपी एपी की फॉर्म में लिखना हुआ था नो, यानी अमाउंट ऊपर लिखनी हुआ और नीचे क्या लिखने हुआ, अमाउंट जो मतलब थारा मिश्रधन और यो मूलधन, यानी अमाउंट बटे प्रिंसिपल। अच्छा मैंने एक बात बताओ कि अमाउंट कितना दे रखा था, अमाउंट दे रखा 9261 और प्रिंसिपल दे रखा 8,000,
अच्छा यहाँ देखो कितना होगा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर कितना हमारा 5, तो 100 प्लस 5 यानी 105 और बटे 100। और यहाँ जो है टी की वैल्यू कितनी है 2x, 2x है ना। मैंने एक बात बताओ हम कि जो कि किसका किसका स्क्वायर या क्यूब हो तो हम बोलोगे 20 का हुआ है तो 1 की गंदा होगा, ठीक है। तो यानी 21 बटे 20 की पावर 3, यहाँ तो दिख रहा होगा थानू। तो यहाँ या भी 21 बटे 20 हो जाएगा, 5 पकड़ लो ना तो 1 की हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा, यानी 21 बटे 20 की पावर 2x। यानी अगर ये चीज बराबर है तो पावर भी बराबर कर देंगे, यानी 2x हमारी 3 के बराबर हो आगे। तो x की वैल्यू पूछी था यानी 3 बटे 2, 3 बटे 2 हो जाएगी। 3 बटे 2 किन्नू का हम 1.5 नु, 3 बटे 2 किन्नू का हम 1.5 नु, यानी 1.5 साल में आ जाएगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हुआ तो बस ये बात ध्यान रखने के रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। बेसिकली टाइम डबल नहीं होता बट ड्यूरेशन बच जाएगा। तो फॉर्मूला एक ही हुआ, बस चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फॉर्मूला हुआ, मिश्रधन का फॉर्मूला हुआ, यानी एपी 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 सीधा ध्यान रखना, एपी 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है। बाकी इसमें जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो पूरे इसके शॉर्टकट बता दियो हम क्वेश्चन मतलब बहुत जल्दी निकाल लेंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार लिख लो इसमें फिर। अच्छा सुनो, मैं यूं कह रहा कि भाई यहाँ ना थर पदे रखा के आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाला धातु के एक ठोस बेलन, बेलन ना इस तरह की आकृति होगा, इस तरह की आकृति हम बेलन कहते हैं। इब इन बेलना में ना छोटे छोटे मान शंकु काटने हैं, शंकु समझ रहे, इस तरह की आकृतियां काटनी है। तो इसमें तेने कितने काटेंगे। अच्छा इसकी हाइट दे रखी है था, त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा ने छोटे छोटे शंकु बनाने हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दे रखी है, आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर दे रखी है, मिलीमीटर। तो ने शंकु इसमें कितने बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट, यानी नंबर ऑफ शंकु कितने निकलेंगे। अच्छा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाएंगे तो बड़े बड़े के वॉल्यूम नो, बड़े बड़े के आयतन नो, छोटे बड़े के आयतन से भाग कर दिया सीधे, ठीक है। तो बड़े का वॉल्यूम या फिर आयतन कह लो, ठीक है। इसी तरह छोटे का आयतन, छोटे का आयतन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा बड़े का वॉल्यूम कितना होगा, बड़े का वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और एच कितना होगा हमारा यहाँ, पहला तो ना यूनिट सेम करो, सारे के यूनिट सेम कर लो, क्योंकि यो सेंटीमीटर है, यो सेंटीमीटर है, यो सेंटीमीटर है, पर यो मिलीमीटर है, तो इसनो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। इब ये सेंटीमीटर में किकर कन्वर्ट होगा, सुनो थानू ना 4-5 चीजें बता रहा मैं। सबसे पहला हमारा क्या हुआ, सबसे पहला हुआ मिलीमीटर, मिलीमीटर। उसके बाद हो हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हो हमारा डेसीमीटर और फिर हो हमारा मीटर, ठीक है। अच्छा मीटर के बाद हमारा क्या हुआ, मीटर के बाद हो हमारा डेकामीटर और डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर और उसके बाद किलोमीटर। ये कुछ 4-5 चीजें मैंने लिखी, ये सारे के सारे एक सीरीज में याद कर लियो। सबसे पहला मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर। स्मॉल डी का मतलब हुआ डेसीमीटर, डी डेसीमीटर। यो मीटर, यो डेका हुआ, यो डेसी हुआ, डेसी और डेका, है ना। और यो हेक्टोमीटर हुआ, यो किलोमीटर हुआ। अच्छा इन सभी में ना, इन सभी में 10-10 का डिफरेंस हुआ, इन सभी में 10-10 का डिफरेंस हुआ, इन सभी में ना 10-10 का डिफरेंस हुआ। इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये हुआ भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हुआ,
1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हुआ, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ, इनकी गुणा हुआ बेसिकली, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी, ऊपर ते नीचे कभी भी आवांगे ना, ऊपर ते नीचे कभी भी आवांगे तो हमेशा भाग होगी, ठीक है। ऊपर ते नीचे कभी भी आवांगे हमेशा भाग होगी, यानी सेंटीमीटर नु थानू मान ले मीटर में कन्वर्ट करना तो बटे 100 आ गया, यानी 10 ने 10 ये तो 10 गुणा 10 यानी 100, यानी सेंटीमीटर ते मीटर में कन्वर्ट करना हो तो बटे 100 यानी 100 ते भाग होगी, ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर नु मान ले डेकामीटर में कन्वर्ट करना तो कितने 10 बीच में 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000, तो 1000 ते भाग होगी, यानी ऊपर से नीचे कभी भी आवांगे। इसी तरह मान ले मीटर नु मान ले किलोमीटर में कन्वर्ट करना, अगर मीटर नु किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो फिर 10 10 10 यानी 1 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 ते भाग होगी, ठीक है। यानी नीचे ऊपर से नीचे कभी भी आओगे तो हमेशा भाग होगी, पर नीचे से ऊपर कभी भी जाएंगे तो हमेशा गुणा होगी, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। मैंने एक बात बताओ, 1 मिलीमीटर मानो ये सेंटीमीटर यो सेंटीमीटर यो सेंटीमीटर तो यो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मिलीमीटर नु सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर नु सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, यानी ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना मतलब 10 से क्या होगी भाग, ऊपर से नीचे आवांगे कभी भी तो हमेशा भाग होगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाएंगे हमेशा क्या होगी गुणा, यानी भाग होगी, यहाँ 10 से फिर तो सेंटीमीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। ये सुनो, पाई बड़े का वॉल्यूम, बड़ा क्या हमारा यो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच कितना हमारा, एच यानी हाइट कितनी हमारी 5। अच्छा फिर इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या हुआ 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना हमारा इतना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर नु मैंने इस तरह लिख दिया, और एच कितना हमारा जी हाँ 1, ठीक है। तो बस इन 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा पाई तो पाई कट जाएगा हमारा, ठीक है, पाई तो पाई कट जाएगा। अच्छा मैंने एक बात बताओ, यो तो किसी से कटने का नहीं है, क्योंकि 10 गुणा 10 100 और 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 300, तो ये 300 बटे के बटे में आना, यानी ये 300 ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ से आएगा, यानी फिर आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यो कितना हमारा 3 3 9 9 5 45 45 तो ये हो गया। अच्छा ये 300 नीचे से जाएगा गुणा होगा तो यो आ जाएगा हमारा। अच्छा 45 ये कितना हुआ हमारा, 45 ये कितना हुआ हमारा 135, 135, ठीक है 135, और एक जीरो लग जाएगी हमारी, एक लगा के दो लगाएंगे, दो लगाएंगे, ठीक है, दो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर यो आ जाएगा तुम्हारा 13500 आंसर आ जाएगा, यानी 13500 शंकु बनाएंगे ना छोटे छोटे, ठीक है। तो यह वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी था, काम की बात है, ठीक है। तो बस अच्छा हम आज का मॉक टेस्ट इतना ही रखेंगे। अच्छा आज की क्लास में थानू बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश करी है, तो कोशिश करियो कि अगली क्लास में सारे के सारे पढ़ के आने हैं, और थानू अगर 15 मॉक टेस्ट करा दिया ना, थारा एक क्वेश्चन भी नहीं रुकने का, बस ये कॉन्सेप्ट साथ साथ ना सीखते चलिए। और कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाएगा जी, मैं पुराने सीटी दे रखे हैं, पुराने सीटी तो खैर पिछले साल हो जाता है, उसके बाद भी जो HSSC ने जो लिए हैं वो सारे के सारे उठाकर देखियो क्वेश्चन, और थानू एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने के, थानू सारे कॉन्सेप्ट में 15 क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो मैथ के बाद हम रीजनिंग कर लेंगे, तो यानी कि हमारी मैथ और रीजनिंग और 30 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे, बाकी थार पछोड़ रखा मैंने, बाकी थानू करना अपने हिसाब से, ठीक है। तो बस क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छा प्री इसके बाद मेंस में भी यही सारा काम आओ, क्योंकि मेंस का कोई अलग सिलेबस नहीं है, यही आवागा, ठीक है। तो मेंस और प्री दोनों के ही मॉक टेस्ट हैं, ये प्री में भी काम आओगे, मेंस में भी काम आएंगे, तो इस करके अच्छे से सीख लो। इसके बाद ना टॉपिक वाइज भी मैं कुछ एक मैंने बना रखे हैं, टॉपिक वाइज क्लास मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर, ठीक है। बस थानू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है क्लास, ताकि दिक्कत ना हो पढ़ने में किसी को, है ना, किसी के पास जो कोर्स खरीदने के पैसे नहीं आए या कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को, तो कोशिश करियो कि पहुंचाइयो, है ना, और सपोर्ट करो जितना हो सका चैनल नु, है ना, ठीक है। चलो फिर शेयर करियो, सब्सक्राइब करवाइयो चैनल, और जितना हो सका लाइक करो, ठीक है, शेयर करना हमनु। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना।